हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग लाइन टू लाइन। 50 लाइंस तक हमने देख लिया था एप्सिलम एंड अकिटोफेल, और अब हम आगे उसको 51 लाइन से शुरू कर रहे हैं। दीज एडम्स विट टू फॉर्चुनेटली फ्री बिगेन टू ड्रीम दे वांटेड लिबर्टी। अब ये एडम विट यहाँ पे बोला गया है। अभी हमारी जो पिछले वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था वो जूस के बारे में बात चल रही थी, यानी पीपल ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात चल रही थी, और उनको क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पे ड्राइडन। जो प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, उनको हेडस्ट्रॉन्ग बोला गया है, यानी मूडी बोला गया है, मरमरी जो कभी खुश नहीं होते हैं, जो कि जिद्दी जो लोग होते हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनको यहाँ पे वो एडम विट्स भी बोल रहा है। एडम को क्या था, जो गॉड है, गॉड ने एडम को गार्डन ऑफ ईडन में रखा था, सारी सुविधा दी थी, सारे फ्रीडम दिया था, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा था, और वो था कि द ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट नहीं खाएगा। लेकिन एडम और ईव दोनों क्या करते हैं, इतने इम्पेशेंट होते हैं, गॉड के रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानते हैं, और वो फल खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पैराडाइज लॉस्ट हो जाता है उनका। तो यहाँ पे वही इम्पेशेंट जो है एडम विट के रूप में पीपल ऑफ इंग्लैंड भी दिखा रहे हैं। टू फॉर्चुनेटली फ्री, दे वे वेरी फ्री, लार्जली दे वे फ्री, बिगेन टू ड्रीम दे वांटेड लिबर्टी। लेकिन उनको ये लगता था कि अब हमें कंप्लीट लिबर्टी चाहिए, इतनी फ्रीडम से हमारा काम नहीं चलेगा। And when no rule, no precedent was found of men by laws less circumscribed and bound. और अब जब उन्होंने देखा कि क्या हमसे भी कोई और आदमी है, कोई लोग हैं जो ज़्यादा फ्री हैं, सो उनको कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई किंगडम मिला नहीं जो उनसे ज़्यादा फ्री हो, और इतिहास में भी नो प्रेसिडेंट का मतलब हो गया इतिहास में भी ऐसा उनको कोई मिला नहीं एग्जाम्पल। They led their wild desires to woods and caves and thought that all but savages were slaves. तो वो फिर अपना गया, उनका ध्यान कहाँ गया, वुड्स एंड केव्स में, जहाँ की ट्राइबल जो लोग हैं वो रहते हैं। और उन्होंने कहा कि वो ही ऐसे लोग हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं और वो स्लेव्स नहीं हैं। अब ये जो ट्राइबल लोग हैं, इनको कोई लॉ तो गवर्न करता नहीं है, कोई नेशन, कोई गवर्नमेंट तो है नहीं उनकी, तो वो तो फ्री हैं। तो उन्होंने बोला वो सबसे फ्री हैं, और हम जैसे लोग जो हैं, जो कि जिनके लॉ के अंडर जो काम करते हैं, वो स्लेव्स हैं। सो यहाँ पे भी जूस को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है, या पीपल ऑफ इंग्लैंड को क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि फेवर चार्ल्स द सेकंड का लेना है। अब यहाँ पे एक बाइबल की स्टोरी है। सो ये नेक्स्ट 4 लाइन समझने के लिए हमें बाइबल की एक स्टोरी समझनी पड़ेगी पहले, और फिर उसको कंटेम्प्रेरी चार्ल्स सेकंड के टाइम से फिर उसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो सोल जो है, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल, जहाँ एडम फर्स्ट मैन था, फर्स्ट पेट्रियार्क था, नोहा 10th पेट्रियार्क था, और इब्राहिम जो है वो 20th पेट्रियार्क था। उसके बाद, और ये तीनों के टाइम पे जो लोग थे वो रहते थे मेसोपोटामिया में, यानी प्रेजेंट डे इराक में। इब्राहिम के टाइम से जूइश रिलीजन शुरू होता है, क्योंकि उसका एक कॉन्टैक्ट जो था वो सीधे गॉड के साथ था। गॉड ने बोला था कि आप मोनोथिज्म करो, और उनको बोला था कि तुम इज़राइल की तरफ जाओ। तो इज़राइल में आके फिर ये लोग सेटल होते हैं, और इनका जो पहला किंग बनता है वो सोल बनता है, SAUL, सोल उनका पहला किंग है। और इस समय से शुरू होता है इज़राइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट आज भी चला आ रहा है, वो बिब्लिकल टाइम से चला आ रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट। अब स्टोरी ऐसे होती है कि जो अ, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच में, तो दोनों आर्मी स्टैंडिंग है एक एक सामने सामने। तो पैलेस्तीन की तरफ से एक जायंट आता है जो गोलायत कहलाता है। तो डेविड और गोलायत की अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो, गोलायत आता है और वो 2 टाइम्स, एक सुबह एक शाम को चैलेंज करता है कि इज़राइल की तरफ से कोई आए ब्रेव मैन जो उसके साथ लड़ाई करे। किसी में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो एक जायंट होता है, उसके साथ लड़ाई करने के लिए इज़राइल की तरफ से। सब ये सोचते हैं कि सोल को जाना चाहिए, कि सोल किंग है तो उसको डिफेंड करना चाहिए इज़राइलीज़ को, वो नहीं जाता है। फिर एक शेपर्ड बॉय आता है, शेपर्ड होता है वो, उसका नाम होता है डेविड। वो आता है, वो कहता है कि मैं मुकाबला करूँगा, छोटा होता है, वो बोलता है मैं मुकाबला करूँगा इस जायंट से। उसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ 5 पत्थर लेता है वो। उसके पास एक स्लिंग होती है, घुमा के पत्थर फेंकने वाली स्लिंग होती है। और वो जब मुकाबला करता है तो एक ही शॉट में वो घुमाता है अपनी स्लिंग को, पत्थर मारता है और सीधे लगता है गोलायत के सर में, और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। तो ये स्टोरी है डेविड की। जो कभी भी हम देखते हैं कोई अंडरडॉग, जैसे हम क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, और कोई अंडरडॉग जो है वो अगर किसी जायंट को, जैसे कि सपोज बांग्लादेश अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, तो वो डेविड और गोलायत की एक बन जाती है, मतलब वहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है। अब इस बात से जो है इसराइलीस
के साथ, ज्यूस के साथ जो डेविड है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। सोल इस बात से चिढ़ता है और वो डेविड की लाइफ पे बनाती है, तो फिर उसको भागना पड़ता है वहाँ से, और वो भाग के हेब्रोन जाके छुप जाता है। अब हेब्रोन जो है एक बगल का स्टेट है, जुडा जो है उसका स्टेट है, वहाँ पे जाके वो छुप जाता है अपनी लाइफ के लिए। सोल के मरने के बाद ईस बोसेट जो है उसका बेटा, उसको गद्दी पे बैठाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी वो लायक नहीं होता है। 2 साल के बाद उसको हटा देते हैं और डेविड जो है वापस आता है एक जनरल एक्लेम्स के साथ, क्योंकि वो बहुत पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था, तो वो एक्लेम्स के साथ वापस आता है, लोग उसको गद्दी पे बैठाते हैं। तो ये तो हो गई बाइबल की स्टोरी। अब इसका कंटेम्प्रेरी पैरेलल ऐसे है कि 1640 से 1660 सिविल वॉर का टाइम है इंग्लैंड में, एक इंटररेग्नम का टाइम है जब प्यूरिटान सत्ता में आ गए थे। चार्ल्स द फर्स्ट जो था, चार्ल्स द सेकंड का बाप था, उसको उन्होंने बीहेड कर दिया था। चार्ल्स सेकंड एग्जाइल में चला गया था, जैसे डेविड जो है हेब्रोन एग्जाइल में चला गया था, तो ये भी यूरोप में, फ्रांस में और नीदरलैंड्स में ये एग्जाइल में चला गया था। और वहाँ का कॉमनवेल्थ बनाते हैं इंग्लैंड को, और उसका जो लॉर्ड प्रोटेक्टरेट होता है वो ओलिवर क्रॉमवेल है। सो ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो सोल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके मरने के बाद 1658 में उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल गद्दी पे बैठता है। वो भी 2 साल के लिए गद्दी पे बैठता है, वो भी बिल्कुल लायक नहीं होता है। इंग्लैंड जो है इसके प्यूरिटान्स के एक्सपेरिमेंट से थक चुका होता है, तो उसको वो हटा देते हैं। जैसे ईस्ट बोसेट को वहाँ पे हटाया था, रिचर्ड क्रॉमवेल को यहाँ पे हटा देते हैं। नीदरलैंड से वापस आता है चार्ल्स सेकंड, और वो गद्दी पे बैठता है जनरल एक्लेम्स के साथ, लोगों के सपोर्ट के साथ। तो जैसे डेविड वापस आया था हेब्रोन से, ऐसे ही चार्ल्स सेकंड भी वापस आता है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैरेलल देख सकते हैं हम यहाँ पे, डेविड का एग्जाइल में जाना, चार्ल्स द सेकंड का एग्जाइल में जाना। जो सोल का बेटा ईसबोसेट भी लायक नहीं है, और यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल भी लायक नहीं है। और फिर दोनों डेविड का भी वापस आना और गद्दी पे बैठना, और यहाँ पे चार्ल्स सेकंड का भी वापस आना, गद्दी पे बैठना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा नेक्स्ट 4 लाइन समझने के लिए। They who, when Saul was dead, without a blow, made foolish Is-Boset the crown for go. So जब सोल मरता, दे यहाँ पे बोला गया, द पीपल ऑफ इज़राइल हु व्हेन सोल वाज डेड विदाउट अ ब्लो। अब उन्होंने ईस-बोसेट जो उसका बेटा था, जो 2 साल के लिए बना था, फुलिश यहाँ पे लिखा गया, उसको उसका क्राउन फोर गो कर दिया, उसको हटा दिया गद्दी से। विदाउट अ ब्लो मतलब कोई ऐसा रिवोल्यूशन वगैरह या लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। हु बैनिश डेविड डिड फ्रॉम हेब्रोन ब्रिंग, और डेविड को उन्होंने वापस हेब्रोन से बुलाया। एंड विद अ जनरल शाउट प्रोक्लेम्ड हिम किंग, सब ने सपोर्ट किया, सारे पीपल ऑफ इज़राइल ने सपोर्ट किया, या फिर पीपल ऑफ इंग्लैंड ने सपोर्ट किया चार्ल्स सेकंड का कि आओ और आके गद्दी पे बैठो, विद अ जनरल एक्लेम्स। दोस वेरी ज्यूस हु एट देयर वेरी बेस्ट देयर ह्यूमर मोर देन लॉयल्टी एक्सप्रेस्ड। सो यही जो ज्यूस जो लोग थे, जब वो सबसे अच्छे होते थे, तो वो अपना ह्यूमर को ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे बजाय लॉयल्टी के। अब ह्यूमर का मतलब हो गया यहाँ पे विम्स, यानी उनकी वो मन मर्जी वाले लोग थे। तो डेविड को गद्दी पे बैठाना उनकी मर्जी थी, डेविड को सपोर्ट करना उनकी मर्जी थी, ना कि वो लॉयल्टी थी टुवर्ड्स डेविड या अपने स्टेट या अपने नेशन के प्रति। ऐसा कुछ नहीं था जूस के, वो उनकी जो मर्जी होती थी तो वो सपोर्ट करते थे। अब उनकी मर्जी जो है वो चेंज हो गई है। Now wondered why so long they had obeyed an idle monarch which their hands had made। अब उनकी क्योंकि मर्जी चेंज हो गई है, तो अब वो बोलने की, अब वो खुद सोचने लगे, यार वंडर कर रहे हैं कि वाई सो लॉन्ग दे हैड ओबेड। अब उन्होंने इतनी देर तक किंग डेविड को क्यों ओबे किया। एन आइडल मोनार्क मतलब एक मूर्ति सा, एक स्टैचू सा मोनार्क, जो कि उनके हाथ ने खुद से बनाया। यानी डेविड को उन्होंने खुद ही बुलाया था और उसको अपने सपोर्ट से उन्होंने उसको गद्दी पे बैठाया। तो आप सोचने लगे इतने टाइम तक हमने क्यों डेविड को सपोर्ट किया, या चार्ल्स सेकंड को हमने, इंग्लैंड के लोग सोचने लगे, प्रोटेस्टेंट पीपल, कि हमने क्यों उनको उसको चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट किया इतने लंबे टाइम तक। थॉट दे माइट रूइन हिम दे कुड क्रिएट और मेल्ट हिम टू दैट गोल्डन काफ अ स्टेट। सो अब वो सोच रहे हैं कि भाई हमने ही तो इसे बनाया है, तो हम ही इसको बिगाड़ भी सकते हैं, हम ही इसको रूइन भी कर सकते हैं, और मेल्ट हिम टू दैट गोल्डन काफ अ स्टेट। यहाँ पे फिर बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का एलूजन है। डेविड के बाद फिर सोलोमन आता है, सोलोमन के बाद फिर बाद में मोजेस आता है। सो मोजेस भी एक एक मसाया है, और मोजेस का बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मोजेस। उन्होंने क्या किया था, गॉड के साथ, गॉड ने उनको 10 कमांडमेंट्स दिए थे, 10 ऑर्डर्स दिए थे, एक लॉ लॉ था उनका। अब इस 10 कमांडमेंट देने के टाइम पे वो इसराइल से काफ़ी टाइम तक वो दूर थे। लोगों ने ये सोचा कि वो मर गए,
तो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग अ गोल्डन काफ। फिर वो आइडोलेटरी की पूजा करने लगे, एक आइडल बनाई उन्होंने गोल्डन काफ की, उसकी पूजा करने लगे। इब्राहिम के टाइम पे, काफ़ी पहले इब्राहिम के टाइम पे गॉड के साथ एक कॉम्पैक्ट हुआ था इब्राहिम का, जिसमें कि आइडोलेटरी को मना कर दिया गया था। तो जब मोसेस जब वापस आते हैं तो उनको ये देख के कि अब इज़राइल के लोग जो हैं गोल्डन काफ की पूजा करने लगे, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से में जो 10 कमांडमेंट्स का जो टेबल था वो उसको भी तोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इज़राइल के लोगों का इनकंसिस्टेंट नेचर बताया गया है। उनका कमिटमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गॉड के प्रति भी नहीं है। तो किंग डेविड के प्रति तो उनका क्या कमिटमेंट होगा। तो वही बाय इम्प्लीकेशन वही है, बाय पैरेलल हम देख सकते हैं कि चार्ल्स सेकंड के प्रति भी जो कमिटमेंट है इंग्लैंड के लोगों का, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट दिस वेर रैंडम बोल्ट्स, नो फॉर्म्ड डिज़ाइन, नॉर इंटरेस्ट मेड द फैक्शियस क्राउड टू ज्वाइन। पर ये रैंडम बोल्ट्स है, मतलब ये एक जनरल ओपिनियन नहीं था, कुछ कुछ लोगों का इधर कुछ लोगों का उधर ओपिनियन था कि भाई चार्ल्स सेकंड जो है वो बहुत अच्छा किंग नहीं है। ये नो फॉर्म्ड डिज़ाइन नॉर इंटरेस्ट मेड द फैक्शियस क्राउड टू ज्वाइन। ऐसा कोई फॉर्म डिज़ाइन नहीं था कि भाई रिबेलियन करते हैं चलो डेविड के अगेंस्ट या किंग चार्ल्स के अगेंस्ट। और कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था किसी गुट का, फैक्शन का मतलब फैक्शियस क्राउड का मतलब किसी गुट का ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था डेविड को हटाने में। द सोवर पार्ट ऑफ इज़राइल फ्री फ्रॉम स्ट्रेन वेल न्यू द वैल्यू ऑफ पीसफुल राइन। जो सोबर पार्ट, जो समझदार लोग थे इज़राइल के या इंग्लैंड के, वो फ्री फ्रॉम स्ट्रेन जो थे, गिल्ट नहीं था उनके मन में किसी भी चीज़ का। वेल न्यू द वैल्यू ऑफ पीसफुल राइन, उन्हें वैल्यू पता थी कि डेविड का राइन जो है बहुत पीसफुल है, और इससे पहले वाला राइन जो था वो काफ़ी वो लड़ाई का टाइम था, तो वो पीसफुल टाइम नहीं था पहला वाला। ऐसे चार्ल्स सेकंड का जो राइन है वो कम से कम पीसफुल तो है। जो पहले की सिविल वॉर थी वो कितनी ख़राब थी, तो ये लोगों को पता था। सो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है लाइन टू लाइन। आपको उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे कंटिन्यू। थैंक यू।